हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए ऑनलाइन आ रहा हूं और आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं एसएसटी में, जो कि है आप लोगों का विकास। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जो चैप्टर 1 है विकास, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें दिक्कत ये था कि बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि सर आप इस वीडियो में बहुत स्पीडली बोल रहे हैं, जिससे कि आधा तो दिमाग के ऊपर से पार होके जा रहा है। तो इसी के कारण मैं इस वीडियो को बहुत धीरे धीरे मतलब कछुए की चाल से नहीं, मतलब ऐसा समझाऊंगा कि आप लोगों को समझ में भी आए और ना ही आप लोगों को बहुत फास्ट लगे और ना ही बहुत स्लो लगे। ठीक है, तो ये वीडियो उस वीडियो से काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बस उसी टॉपिक को टच किया था जो कि जैक बोर्ड के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये जो वीडियो रहेगी, इसमें आप लोगों का सिर्फ जैक बोर्ड ही नहीं, बाकी और भी बोर्ड जो है, उन सभी बोर्ड का जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है, वो सारा का सारा हम लोग टच करने वाले हैं। इसमें एनसीईआरटी का जितने भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को मैं डिटेल में बताऊंगा और इसी के कारण ये वीडियो जो आप लोगों का 2 पार्ट में रहेगी। पहला पार्ट में जो शुरू के टॉपिक्स आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स रहेंगे और उसके बाद दूसरा वीडियो में आप लोगों का जो बाकी टॉपिक्स है वो सारा का सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, जो कि है विकास, और इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी के कारण इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि विकास का मतलब क्या होता है। तो विकास हम लोग कह सकते हैं कि किसी देश में या किसी क्षेत्र में या किसी व्यक्ति की जो आर्थिक समृद्धि है, उसको विकास कहा जाता है। ये किताब की लैंग्वेज में है, और यदि किताब की लैंग्वेज में ना समझे, यदि इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझने का कोशिश करें या सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करें, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता की जैसे जैसे पूर्ति होती जाती है, उसको हम लोग कहेंगे विकास। मान लेते हैं कि मेरी आवश्यकता है कि कहीं जाने के लिए मेरे पास एक कार हो, रहने के लिए एक अच्छा घर हो, तो यदि वो वस्तु हमको मिलने लगेगी, कार भी मिल जाएगी और वो घर भी मिल जाएगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा विकास हो रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम लोग विकास को डिफाइन कर सकते हैं। और विकास जो है कुछ बातों को स्पष्ट करती है, जिसमें से सबसे पहला बात जो है कि विकास जो होती है वो हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया कि मेरे लिए घर खरीदना और एक कार खरीदना है विकास कहलाता है। ठीक है, ये मैंने अपने बारे में बताया। अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों वस्तुओं के अलावे और भी कुछ वस्तु उसको चाहिए होता है, तो वह जो होता है वह उसके लिए विकास होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि विकास जो होती है वो सभी के लिए अलग अलग होती है। दूसरा है कि विकास किसी के लिए लाभदायक हो सकती है और वही विकास जो है किसी के लिए हानिकारक भी हो सकती है, या कह सकते हैं विनाशकारी हो सकती है। अब किस प्रकार से, अब मान लेते हैं कि हम वो कार खरीद लिए, कार से हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसे भी होते हैं जो सड़क के किनारे रहते हैं, तो उसको धूल कर और धुआं जैसी जो समस्या है उसको उत्पन्न होगी उससे। तो मेरे लिए तो एक कार खरीदना वो विकास है, लेकिन वो विकास जो है दूसरे के लिए हानिकारक या विनाशकारी भी बन सकती है। ये दो जो बात है विकास के लिए, ये जानना जरूरी था, तो इसी के कारण इसको बता दिए। अब विकास जो होता है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं राष्ट्रीय विकास। ठीक है, कि हमारे राष्ट्र का या हमारे देश का विकास हो रही है, तो ये राष्ट्रीय विकास को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या किस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं, जो कि है राष्ट्रीय विकास। ठीक है, राष्ट्रीय विकास हम लोग किसको कहेंगे, तो राष्ट्रीय विकास हम लोग कह सकते हैं कि अब मान लेते हैं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, अब हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, मतलब जो जो हमको चाहिए, जैसे कि घर, मतलब रोटी कपड़ा मकान, सिंपल सी बात है, तो ये जो हमको चाहिए और ये हम लोगों को मिलता जा रहा है। साथ ही साथ इसको यदि बहुत सिंपल लैंग्वेज में यदि हम इसको समझाने का कोशिश करें, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी देश में जो रहने वाले लोग हैं
उसकी आय में वृद्धि होती है, उसमें औद्योगिकीकरण होता है, मतलब उद्योग का स्थापना किया जाता है, उसकी उद्योग में बढ़ोतरी हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि उस देश की इनकम बढ़ रही है, उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आर्थिक समृद्धि जो हो रही है उसमें वृद्धि हो रही है, और यही जो कहलाएगा उस देश की विकास को कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसी को हम लोग उस देश का विकास कह सकते हैं। अब जैसे विकास जो है उसके लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाने का मकसद ही है कि किसी भी राष्ट्र को, मतलब जैसे कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया है, इनका उद्देश्य ही है, जैसे कि 6 अगस्त 1952 में 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना करने का मेन मकसद यही था कि भारत में जो आर्थिक समृद्धि है, या तो फिर भारत का विकास बोल सकते हैं, तो भारत के विकास के लिए इसका स्थापना किया गया था। और ये जो होती है, हमारे जो प्रधानमंत्री है वही इनका अध्यक्ष होते हैं। इनके लिए योजना बनाई जाती है कि किस प्रकार से हम लोग भारत का विकास कर सकते हैं। भारत के क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, इन सभी में किस प्रकार विकास किया जाए, उन सभी का चर्चा भी इसी में होती है। ठीक है, और इसी के लिए इसका स्थापना भी किया गया था। और भारत में जो है ये पंचवर्षीय योजना के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। तो ये पंचवर्षीय योजना यदि पूछा जाए कि ये पंचवर्षीय योजना होता क्या है, तो पंचवर्षीय योजना में आप लोग बोल सकते हैं कि किसी भी देश में चलने वाली वह योजना जिसका प्रत्येक 5 वर्षों में उसका समीक्षा किया जाता है, तो उसको कहा जाता है पंचवर्षीय योजना। मतलब 5 साल के लिए उसका बजट भी बनाया जाता है कि कितना उस पर खर्चा होने वाला है, इसका आंकड़ा बनाया जाता है। ये सारा का सारा 5 वर्षों के अंतराल के लिए होती है, और इसी के कारण इसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? उम्मीद करते हैं यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसको फिर से आप लोगों को समझा दूंगा। अब जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि किसी देश की आय जो होती है वो क्या होती है, वो आय कहाँ से आती है। वो हम लोग कह सकते हैं कि किसी देश की आय वो एक तो पहला तो आप लोग जीडीपी का नाम ही सुने होंगे, और दूसरा है जीएनपी का नाम सुने होंगे। लेकिन इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि किसी देश की आय। अभी देश के बाहर से आने वाली आय के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग चर्चा इसके बाद वाला चैप्टर में करेंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बस वो देख रहे हैं जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सिर्फ जैक बोर्ड ही नहीं, जैक बोर्ड के साथ साथ आप लोगों का जैसे कि राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, इन सभी में भी जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा का सारा टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये वीडियो जो होगी आप लोगों का बहुत बड़ा हो जाने वाला है, और इसी के कारण इसको मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले शुरुआती जितने भी टॉपिक्स है उसको पहला वीडियोज़ में, और बाद वाला जो टॉपिक्स है उसको दूसरे वाले वीडियो में। ठीक है ना, तो इसमें आप लोगों का नेक्स्ट चीज़ है जो कि है हम लोग किसी देश की राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय। अब ये राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय या तो फिर देश की कुल आय भी बोल सकते हैं कि देश की आय, ऐसा भी इसको हम लोग बोल सकते हैं समझने के लिए। राष्ट्रीय आय मतलब हो गया कि किसी भी देश को जिस स्रोत से पैसे की कमाई होती है, ठीक है, वही राष्ट्रीय आय कहलाएगा, उस देश की आय। जिसमें आप लोगों का जो वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उससे जो कमाई होती है वो पैसा भी आ जाएगा, और साथ ही साथ जो लोगों का इनकम है, ठीक है, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और इस ट्यूशन से भी मेरा इनकम कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उसका वो इनकम और उसके बाद फिर किस सरकार को जो इनकम हो रही है वो इनकम, इन दोनों को मिला करके हम लोग देश की आय कह सकते हैं या राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। ठीक है,
अब आता है आप लोगों का औसत आय। तो औसत आय हम लोग किसको कहेंगे? तो अब मान लेते हैं कि देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका इनकम होता है। भारत सरकार जो है, भारत सरकार के विभिन्न स्रोतों से उनका इनकम होता है। अब क्या होगा कि यदि हम लोग इसको एक सूत्र के रूप में कहने का कोशिश करें या तो फिर इसको परिभाषित करने का कोशिश करें, यदि इसको परिभाषित करेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं कि किसी देश की जो कुल आय होती है, उस कुल आय को यदि कुल जनसंख्या से यदि भागा दिया जाए तो उसी को हम लोग औसत आय बोलेंगे। और इसको दूसरे लैंग्वेज में इसको बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इसको प्रति व्यक्ति आय भी बोला जाता है या औसत आय भी बोला जाता है। तो इसके लिए यदि हम लोग फॉर्मूला लिखने का कोशिश करें कि औसत आय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो औसत आय का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं औसत आय लिखिए या तो फिर प्रति व्यक्ति आय लिखिए, दोनों समान है। ठीक है, तो इसके लिए होगा कि देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। मतलब देश की कुल आय जितना हो रही है उसको यदि कुल जनसंख्या से यदि भाग दे दिया जाए तो वही मान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी जो कि एक व्यक्ति का इनकम होगा। ठीक है, तो ये औसत आय निकालने का, ये प्रति व्यक्ति आय निकालने का आप लोग इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो। जैसे कि हम लोग कभी कभार ये कहते हैं कि वो देश जो है वो समृद्ध देश है, वो विकसित देश है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि अमेरिका जो है एक समृद्ध देश है। ठीक है, भारत को हम लोग विकासशील देश में अभी गिनते हैं और अफ्रीका के कुछ बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको हम लोग निम्न आय वाला देश गिनते हैं। तो हम लोग ऐसा जो बोलते हैं तो इसका वर्गीकरण कौन करता है ना? अब जैसे कि हम लोग तो बोलते हैं कि ये समृद्ध देश है, कोई अमीर देश है उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं तो इसका वर्गीकरण कौन करता है? हम लोग तो अपनी मर्जी से नहीं बोल देते हैं। तो इसके लिए जो करता है वो है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक जो होती है वह इसका निर्णय करती है कि कौन सा देश जो है वह अमीर देश है और कौन सा गरीब देश है। ठीक है, तो विश्व बैंक जो है तीन तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वर्गीकरण करता है। पहला यदि वर्गीकरण बात किया जाए तो वो होता है समृद्ध देश। ठीक है, समृद्ध देश के रूप में पहला वर्गीकरण किया गया है। दूसरा वर्गीकरण जो किया गया है वो है विकसित देश। या फिर इसको विकासशील देश भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो है निम्न आय वाला देश है, निम्न आय वाला देश। अब इसको ऐसा क्यों कहा गया है? तो विश्व बैंक जो है एक रिपोर्ट बनाया है और उस रिपोर्ट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जो आय है वो है यदि $12,276 अमेरिकन डॉलर। ठीक है, इतना यदि किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय सालाना यदि हो रही है तो उसको समृद्ध देश के रूप में उसको गिना जाता है विश्व बैंक के अनुसार। दूसरा ये है विकासशील देश। विकासशील देश या तो फिर विकासशील देश को अभी थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। उसके बाद है निम्न आय वाला देश। निम्न आय वाला देश में यदि किसी देश का आय $1,005 यदि प्रति व्यक्ति आय है तो उसको निम्न आय वाला देश कहा गया। तो समृद्ध देश किसको, सॉरी विकसित देश किसको कहा जाता है? तो विकसित देश हम लोग कह सकते हैं कि वैसा देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय $12,276 से कम लेकिन $1,005 से अधिक होती है यदि प्रति व्यक्ति आय, तो उस देश को कहा गया विकसित देश। जैसे कि वर्तमान समय में हमारा भारत को इस विकसित देश में गिना जा रहा है। ठीक है ना? दिक्कत होगी आप लोग को कमेंट कर देना है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब जैसे कि विश्व बैंक है, जिस प्रकार विश्व बैंक मापती है, लोगों का मापदंड करती है, मतलब जो विकासशील देश है, उसी प्रकार एक है आप लोगों का यूएनडीपी। यूएनडीपी भी वर्गीकरण करता है, लेकिन वो किस प्रकार करता है? जिसे आप लोग अभी अभी देखिए कि
जो हम लोगों का विश्व बैंक है, विश्व बैंक किसी देश को मापने के लिए, उसके मापदंड को मापने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्भर रहता है कि यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो उसको समृद्ध देश कहा गया, यदि कम है तो उसको निम्न आय वाला देश कहा गया, यदि इन दोनों के बीच में है तो उसको विकसित देश कहा गया। लेकिन यूएनडीपी जो है वो मापदंड के लिए सिर्फ प्रति व्यक्ति आय का ही सहारा नहीं लेता है, बल्कि उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था दिखती है, शिक्षा व्यवस्था दिखती है, उस प्रकार वहाँ पर लोगों के जाति जो है, धर्म है, तो उसको भी देखती है कि उसमें किस प्रकार भेदभाव वगैरह नहीं है। मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यूएनडीपी जो है वो पूर्ण रूप से देश में होने वाली जितनी भी है जो कि वहाँ का स्तर को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि यदि हम लोग कहें कि शिक्षा का स्तर या तो फिर स्वास्थ्य का स्तर या तो फिर जातिवाद वगैरह ना हो, इस प्रकार जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को देखने के बाद उस देश का वर्गीकरण को करता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यूएनडीपी और जो विश्व बैंक है दोनों का जो मानक या कह सकते हैं कि मानव विकास मापदंड को मापने का तरीका जो है दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है ना। वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट जितना भी टॉपिक से आप लोगों का, जैसे कि सार्वजनिक सुविधा, ठीक है, आय का मापदंड, तो अभी अभी आप लोगों को बताया कि आय का मापदंड किस प्रकार किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। तो उसके बाद फिर आप लोगों का सार्वजनिक सुविधा बच गया, मानव विकास रिपोर्ट बचा है, उसके बाद विकास की धारणीयता और कुछ अभ्यास का जो क्वेश्चन है ये सब बच गया। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।